उम्मीद है डे 1 को आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो डे 2 में आपका स्वागत है। डे 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डे 1 में जितनी भी बातें मैंने बताई थी उन सबको प्लीज़ माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस डे 2 के वीडियो में सेम वो सारी चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली है। क्योंकि मैंने बताया था कि डे 1 में कि ये ट्रेडिंग इज़ अ काइंड ऑफ मैथ और बोरियत फील हो सकती है। तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स है, लक्षण है, डे 2 से ही दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि डे 2 में जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होती है ट्रेडिंग रिलेटेड, जो आपको कभी कभी सुनने को मिल सकती है और आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इन फ्यूचर, वो मैं पहले ही कवर कर रहा हूँ आपके लिए। और इस बार जो मैंने कोर्स का डिज़ाइन किया है वो 3 जो हमारे और भी मित्र हैं और उन्हें 7 साल से ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, उनके साथ मिल के टीम के साथ मैंने डिज़ाइन किया है। किस तरीके से बेस बना के आपके हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है वो हमने डिसाइड किया है। तो इस डे 2 के वीडियो में स्वागत है आपका। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, पेन और पेपर के साथ। कुछ सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ और जब मैं पूछूंगा तो आपको वीडियो का ड्यूरेशन देखना है कि कितने मिनट पे मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं 3 मिनट 45 सेकंड या 5 मिनट 10 सेकंड या 9 मिनट 35 सेकंड कभी भी सवाल पूछता हूँ, तो आपको अपने कॉपी में, नोटबुक में, पेपर में वहाँ पे लिखना है ड्यूरेशन 10 मिनट 9 सेकंड, इस सवाल का आंसर ये है। और आप मुझे भेजिएगा ज़रूर। अपने आप से प्लीज़ धोखेबाजी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ही भुगतना पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं तो जग के 3 बजे सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, बट आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको भी मेहनत से पढ़ना है। दूसरी बात, याद रखिएगा कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये जो क्लासेस मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो आपको एक्साइटमेंट में डे 2 में ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये डे 1 में ही डे 2 की वीडियो देख रहे हो तो अभी भी रुक जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी रुक जाइए, मत देखिए, डे 2 में ही देखिएगा। हर रोज़ आप डिसिप्लिन से काम कीजिए, सिंपल। अगर आप बिना डिसिप्लिन के आगे जाएंगे तो फिर आपका नुकसान तगड़ा हो सकता है। आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8 डे 9 की वीडियो डे 1 में ही देख जाएंगे, एक दिन में ही 10 वीडियो देख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्साइटमेंट में हैं। फिर आने वाले दिनों में 1-2 वीडियो करके देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में 20 दिन 30 दिन तक आप कंटिन्यू करके दिखाइए, फिर मैं समझूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बीच में ही छोड़ देते हैं, एक्साइटमेंट में देखते हैं, तो उस चीज़ को दूर कीजिए। डे 2 में पहला टर्म है आपके सामने, देख सकते हैं कि जनरल टर्म, ट्रेडिंग टर्म्स, और नीचे है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहला टर्म है बाई। बाई से आप क्या समझते हैं? बाई से सिंपल सा मतलब है कि कोई भी प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो उसे हम क्या करते हैं? बाई करते हैं। फॉरेक्स में या क्रिप्टो में या फॉरेन मार्केट में इसे बिड कहा जाता है। ओके। सेल, सेल से क्या समझते हैं? जब हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, और मार्केट कमज़ोर है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स हावी हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है। फॉरेन में इसे आस्क भी कहा जाता है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में। सुन लीजिएगा, बायर्स और सेलर्स दोनों बिड और आस्क, ये चीज़ मैंने बता दिया। बाई और सेल का मतलब ही पता होगा। वैसे बाई सेल का मतलब आपको बचपन से भी पता होगा। बाकी इस मार्केट में अलग सिचुएशन है, यहाँ पे कोई सेलर होता है तभी बायर भी होता है। अब सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको ये, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही बता रहा है नॉर्मल। तो हाट में आप जाते हो तो वहाँ पे कोई सेलर है, आलू बेचने वाला सेलर है, वो आलू बेच रहा है, आप पैसे लेके गए, बायर थे, आपको आलू की ज़रूरत थी, आपने आलू खरीद लिया। लेकिन जब इस मार्केट में आप बाई सेल पढ़ोगे, कंडीशन सेम है। जब आपको टेक्निकल वर्ड्स आएंगी ना, तब आपको कन्फ्यूज़न होगी और डाउट भी होगा और समझ में भी ना आए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप हाट में सब्जी लेने जा रहे हो, ठीक है, और आलू है सिर्फ और सिर्फ 10 किलो, और उस आलू को लेने के लिए 100 लोग आ गए, तो वॉल्यूम क्या था? ज़्यादा था। सभी लोगों को आलू मिल पाएगी? नहीं। लेकिन हाट में 10 ही किलो आलू है, लेकिन उससे लेने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, तो वॉल्यूम, लोगों की वॉल्यूम क्या है? बहुत कम है। क्या 2 लोग 5-5 किलो आलू लेंगे? नहीं, 2-2 किलो लेंगे। तो 4 किलो ही आलू लेंगे, 6 किलो आलू मार्केट में बच जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ही कम है लोगों का। उसी तरीके से मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में चार्ट पे प्राइस चलती रहती है, अप डाउन अप डाउन। जब तगड़ी बाइंग होती है तो वहाँ पे आप देखोगे कि नीचे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी होती है, वॉल्यूम। इसका मतलब वहाँ पे बहुत तगड़े बायर थे, जिसकी वजह से बाइंग बहुत तगड़ी हुई है। अगर सेलिंग तगड़ा होता है तो वहाँ पे बहुत तगड़े सेलर थे, वॉल्यूम ज़्यादा था सेलर्स का। सिंपल। अब हम बात करते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब कोई भी कंपनी अपने
शेयर्स को पहली बार मार्केट में लिस्ट करती है, जो पहले प्राइस पे वो लोगों को ऑफर करती है और लोग उस पर बिड करते हैं, ठीक है, और उस पर अलॉटमेंट उनको मिलती है। एक कहीं ना कहीं ये लॉटरी सिस्टम भी माना जाता है, सभी कोई अलॉटमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। मार्केट कैप का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या हुआ, थोड़ा सा आप सोच के बताइए। अभी वीडियो का ड्यूरेशन देखिए और इस ड्यूरेशन को देख के आपके लिए एक सवाल है, जल्दी जल्दी अपने पेपर निकालिए और पेन निकालिए और वहाँ पे लिख के बताइए कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। फिर मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है, अब आप मैच करवाइए कि आपने जो लिखा है वो सही है और मैं बोल रहा हूँ। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि अ पोर्शन ऑफ ए कंपनी अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। मान लो कि एक कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि कंपनी जब मार्केट में आईपीओ लॉन्च करके लिस्टिंग हो जाती है तो अपने शेयर्स लोगों के लिए खोल देती है। लोग क्या करते हैं, उसके शेयर्स को बाई करते हैं, सेल करते हैं, है ना। तो जब लोग उसके शेयर्स को बाई करेंगे, मान लो कि मैं एक एक्स नाम का लड़का हूँ, कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च करके उसने अपने शेयर्स को लोगों के लिए खोल दिया मार्केट में, ठीक है। अब मैं एक्स नाम का बंदा, मैंने मान लो कि एक्स नाम के कंपनी का 10 शेयर खरीदा है, ठीक है, 10 शेयर मेरे पास है। तो कंपनी जब अर्निंग्स करेगी ना, ठीक है, तो कंपनी जब अर्निंग करेगी तो एक छोटा सा पोर्शन शेयर होल्डर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। सिंपल है, एक एक्स नाम के कंपनी के अर्निंग का छोटा सा एक पोर्शन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि आई एम शेयर होल्डर। होप सो डिविडेंड का मतलब समझ में आया होगा। ट्रेडिंग टर्म्स में मैंने लिखा है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब प्राइस लगातार नीचे गिरते आ रही है तो उसे एक सपोर्ट दिख जाता है, और वो सपोर्ट का मतलब ये होता है कि बार बार वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और उस गिरते हुए प्राइस से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन ऊपर में बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं, और नीचे जैसे ही बायर्स रिटेलर्स बाई करके ले जाते हैं, उन्हें डिमांड दिखता है और सप्लाई बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर जाती है। बाकी इन सभी चीज़ों को आप आगे पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्लीज़ कॉपी में लिखिए आप सभी लोग। फिर से आप टाइमिंग देखिए, कितने मिनट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। चलिए, आपने लिख लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड का मतलब। ट्रेंड का मतलब कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल जनरल डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन ऊपर की ओर भी हो सकती है, नीचे की भी ओर भी हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि एक जनरल डायरेक्शन, द जनरल डायरेक्शन ऑफ स्टॉक, ठीक है, प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अपवर्ड, डाउनवर्ड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं लिख ही दूं जनरल डायरेक्शन, लिख लो कॉपी में, ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट। वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। RSI MACD, देखो RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और MACD क्या होती है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो इन सब के बारे में हम बहुत आगे पढ़ेंगे। मैंने बस फैमिलियर होने के लिए RSI MACD और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं ना, क्या ही बताऊँ। तो इन सब को पढ़ना है आगे की क्लासेस में। हम भी डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी पे हमें जाना है ना। कुछ अदर टेक्निकल वर्ड्स है जैसे हेज। हेज क्या होता है कि मान लो कि आपने बाई कर लिया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो कि आपने बाई किया और आपको इस बात का भी डर है कि मार्केट नीचे भी जाएगा, तो बहुत सारे लोग बाई भी कर लेते हैं और सेल भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ कर लेते हैं। उसे हम हेज बोलते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है, वैसे हमारे इंडियन मार्केट में तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम है, बट अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाओगे, फॉरेक्स मार्केट में जाओगे, तो वहाँ पे हेज करने पे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर हेज कर लोगे तो आपको लॉस होने का चांस ही नहीं है। और आप अगर श्योर हो कि मार्केट ऊपर ही जाना है और बाई चांस आपने ट्रेड लिया और वहाँ से नीचे आ रही है, तो आपने हेज कर लिया और नीचे आके सपोर्ट तक आपने सेल का जो है प्राइस एग्जिट कर दिया, तो फिर वहाँ से जब ऊपर जाती है तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ए स्ट्रेटजी यूज टू रिड्यूस रिस्क।
हेज क्या है? हेज एक स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ किया जाता है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके मुकाबले कितना रिटर्न है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने लगाए तो 1 लाख का अगर 10,000 आपने प्रॉफिट किया तो आपने 10% ROI जनरेट किया, ठीक है। उसी को कहते हैं लिवरेज। क्या होता है लिवरेज? बहुत सही चीज़ है, मोस्टली आप देखोगे क्रिप्टो फॉरेक्स में ही यूज़ किया जाता है। लिवरेज एक काइंड ऑफ ये होता है ना कि आप सिर्फ समझो कि 1,000 रुपये से 10,000 रुपये का ट्रेड कर सकते हो, लिवरेज वो होता है। अब लिवरेज का सिंपल सा डिफिनीसन समझो कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है ना बोरो करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा आप ये समझ सकते हो कि यूजिंग बोरोड कैपिटल टू इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न। ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज से ही, जितने भी क्रिप्टो के या फॉरेक्स के एक्सचेंज होते हैं उन सभी में लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। वो अपने आप में ही बोरो करके आपको अच्छा खासा रिटर्न के लिए लिवरेज अच्छा खासा देते हैं। बाकी ये भी जब सीखेंगे ना आगे, तो लाइव जब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ वर्ड्स है जैसे बुल मार्केट हो गई, बियर मार्केट, करेक्शन। बुल मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट आप देख रहे हो कि लगातार ऊपर जा रही है, 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 ऊपर जा रही है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर जाती है तो उसे बुल मार्केट नहीं कहा जाता। बुल मार्केट का मतलब ही ये होता है कि अ मार्केट कंडीशन वेयर प्राइस आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइजिंग। मतलब आप 1-2 महीने कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि प्राइस राइज ही कर रहा है और आगे और राइज होने का मतलब ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बियर मार्केट का सेम ही आप अपोजिट समझ लो, वाइस वर्सा। करेक्शन का क्या मतलब होता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। करेक्शन का ये मतलब कभी भी याद रखिएगा, करेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, ऊपर चली गई है, तो अब एटलीस्ट कम से कम 8 से 10% उसका गिरना जरूरी है। और याद रखिएगा कि कभी भी ये एक बार में नहीं गिरता। करेक्शन 8 से 10% होने में इसे मिनिमम 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। जैसे अभी निफ्टी देख रहे हो ना आप, पूरा दिसंबर बस गिरा ही है और फिर अभी जनवरी में थोड़ा बहुत गिर रहा है, तो ट्रैपिंग चल रही है अभी। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शन बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए। जब मार्केट में करेक्शन आए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। कोरोना में क्या कंडीशन हुआ था मार्केट का, बट आज है ना ऑल टाइम हाई पे। ऐसे ही अगर 10% 20% करेक्शन हो भी जाती है, 20% बहुत ज़्यादा, मैंने कह दिया बहुत ज़्यादा, अगर करेक्शन हो भी जाती है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है, आज से पहले आपको अगर नहीं पता था तो आप शायद निकल जाते होगे, बट आज पता चल गया तो आप उस वक्त और इन्वेस्ट करोगे। आज से पहले आपको पता नहीं था तो आप निकल जाते थे, अब पता हुआ तो आपको समझ आई। हालांकि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। अब मैं मार्केट ऑर्डर्स के बारे में बात करूंगा। देखो, ऑर्डर टाइप में कुछ टेक्निकल्स वर्ड्स है, उसको देखो। मार्केट ऑर्डर्स, जैसे ही आप अपने एक्सचेंज में यानी कि ब्रोकर में ट्रेड लेते हो ना, तो बाई करते हो, तो वहाँ पे 2-3-4 ऑप्शन रहती है। लिमिट होती है, ठीक है, और मार्केट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सबके साथ हुआ होगा, जिन्होंने पहली पहली बार ट्रेड किया होगा ना, उन्हें पता ही नहीं होगा। वो बाई करते होंगे ना तो खरीदाता ही नहीं है, वो एक्चुअली वो लिमिट में चली जाती है। वो वहाँ पे ऑप्शन होती है 50 पे मार्केट चल रही होती है ना, तो आपका लिमिट लग जाता है 48 पे आएगी तो बाई हो जाएगी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उस लिमिट को हटा के मार्केट पे करते हैं, ये उसके बारे में ही है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। तो मैं मोस्टली 99.9% ट्रेड मार्केट पे ही लेता हूँ, लिमिट में बहुत कम ही लेता हूँ। और स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ कि आपने 40 पे ट्रेड लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्लाइट में बैठ के जाने वाले हो, तो आप क्या करोगे कि 40 रुपये पे आपने खरीदा, ठीक है, तो आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आराम से फ्लाइट में बैठ जाओगे, ओके। और 40 से 140 का या जो भी आपका टारगेट है वो लगा के बैठ जाओगे। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये है फ्लाइट में बैठ मत जाना। मैंने बस एग्जांपल दिया है, मैंने बस ये बताया कि स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे होता है। स्टॉप लॉस इसीलिए है कि मान लो कि कुछ ऐसा सिचुएशन है जब आपने टारगेट लगा के और मार्केट को छोड़ दिया, आप देख नहीं रहे, तो स्टॉप लॉस लगा है, आप आराम से जाके सोचो जो करना है करो। अगर आपके खिलाफ मार्केट गई तो एसएल हिट हो जाएगी, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस होता है। और आपके साथ मार्केट गई तो टारगेट हिट हो जाएगी, सिंपल। लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप एसएल लेना शुरू कर दिए तो। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब हम कवर करेंगे।
तो इससे पहले जो भी वर्ड्स मैंने बताया होगा उम्मीद है आप कॉपी में लिख रहे होंगे। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। तो शुरू करने से पहले अभी फंडामेंटल एनालिसिस को हम देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का हम फॉरकास्ट करते हैं ना, फॉरकास्ट यानी कि प्रेडिक्शन। क्यों क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि हमें ट्रेड करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब वो कैसे होगा? तो हम कंपनी का चेक करेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट चेक करते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट चेक करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं, कंपनी की क्वार्टरली क्या रिजल्ट रही है, क्वार्टरली क्या रिजल्ट रही है वो चेक करते हैं, मतलब ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी हम चेक करते हैं। अभी आप चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। बैलेंस शीट चेक करते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट चेक करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट रही, क्या ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसकी कंडीशन कैसी रही। फिर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी चेक करते हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। और फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही प्रेफर किया जाता है। याद रखिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही प्रेफर किया जाता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही बताओ ना, अगर आप अपनी बेटी का शादी करने का प्लान करते हो तो क्या आप पता नहीं करते कि लड़का क्या करता है? पता करते हो ना। लड़का का बैलेंस शीट देखते हो, पीएनएल स्टेटमेंट देखते हो ना कि क्या करता है वो, शराब पीता है या नहीं पीता है, स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, कोई गलत नशा करता है, गलत आदत तो नहीं है। तो जब आप 4 साल 5 साल के लिए किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाओगे, 20 लाख रुपए लगाओगे या 10 रुपये ही लगाओगे, आपकी जो मर्जी, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक एनालिसिस करोगे, ठीक है। और वो एनालिसिस करने के लिए आप जिस जिस चीज़ का एनालिसिस करोगे, बैलेंस शीट देखोगे एटलीस्ट कंपनी का कि क्या कंडीशन है, फिर पीएनएल स्टेटमेंट चेक करोगे, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे, फिर ओवरऑल ग्रोथ चेक करने के बाद आप डिसाइड करोगे। उसी एनालिसिस को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। अब आपको थोड़ा थोड़ा पहले से भी क्लियर हो चुका होगा कि जब हम लॉन्ग टर्म वाले को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं तो शॉर्ट टर्म वाले को टेक्निकल एनालिसिस बोलते होंगे, यही ना। टेक्निकल एनालिसिस, अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब आप याद रखना, चार्ट। सबसे पहला वर्ड याद रखो, चार्ट। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, चार्ट। अभी आपको कभी नहीं भूलने वाले, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में कोई डिफरेंस जितनी भी है ना, कभी आप भूलोगे ही नहीं। मेरी बात याद रखिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या था कि आप एक एक चीज़ कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक एक चीज़ कलेक्ट कर रहे थे, अलग से बैलेंस शीट कलेक्ट कर रहे थे, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग से डेटा रखने की ज़रूरत होती थी। बट टेक्निकल एनालिसिस में सारी चीज़ें बस एक ही जगह पे प्रेजेंट होती है और वो चार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल डेटा प्रेजेंट
इन द चार्ट। हमें सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में सारा चीज़ हमको एक जगह पे ही मिल जाता है, और वो चार्ट में। और वो किस थ्योरी पे होता है? तो बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या है? तो बायर्स एंड सेलर्स, कितने बायर्स और सेलर्स किस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड है, उस बेसिस पे ही हमें पता चल जाता है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ना एक चार्ट बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। अब इस टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हमें चार्ट का स्टडी करना ज़रूरत होता है। तो अब इस चार्ट में देखोगे कि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्टडी करते हैं। सबका अपना ही एक स्ट्रेटजी है, सबने अपना एक स्ट्रेटजी बना रखा है। बट हमें क्या करना है? किसी के स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस वन स्ट्रेटजी पे स्टिक करेंगे। हम बस वन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और याद रखिएगा, सिर्फ अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी को भी फॉलो करोगे तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे। आपको हज़ारों स्ट्रेटजी बेचने वाले मिलेंगे, ये मेरा इंडिकेटर्स है, ये मेरा मूविंग एवरेज है, ये सारी चीज़ें हैं। वो सारी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है, चार्ट के बेसिस पे। कौन सा चार्ट देखना है? वो डे 3 में आएगा। डे 3 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। डे 2 की वीडियो यहीं पे एंड होने वाली है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बीच। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, और वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम फोकस करेंगे, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे और हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज की जो डे 2 की वीडियो थी, डे 2 की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब हमने समझा है। डे 3 में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अच्छे से देखेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, कुछ लोग दोनों का एनालिसिस का यूज़ करते हैं, कुछ लोग दोनों को यूज़ करते हैं। बट हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का ही यूज़ करेंगे, वो भी चार्ट पे। तो कल हम देखेंगे डिटेल्स में।